यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपए है। एसआई और सीआई का अंतर दे रखा है कितने परसेंट से? 5% से। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 5%। कितने वर्षों की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, खूब लिखाया मैंने आपको कि 5% 2 साल में। अगर आप एसआई की बात करेंगे तो 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। लेकिन इसी में अगर सीआई की बात करेंगे तो 10.25% होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो यस या नो। खूब बताया मैंने आपको कि जितना प्रतिशत दर दे रखी है पहले उसका डबल करिए और दशमलव लगा के उसके बाद उसका वर्ग लिखिए। जैसे कि देखो 4% का 2 साल का निकालना है आपको, तो 4 का डबल 8 और 4 का वर्ग होता है 16, तो 8.16%। जैसे 5 का निकालना था आपको, तो 5 का डबल करिए 10 और 5 का वर्ग होता है 2,5। जैसे आपको 7 का निकालना है तो 7 का डबल 14 और 7 का वर्ग क्या होता है आपका? 49। बात समझ में आई? क्योंकि आप कुछ देर बाद तुम लोग पूछोगे कमेंट करके कि गुरुजी ये 10.25 कहां से आ गया, तो ये ऐसे आया है। क्लियर है? अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 0.25। बात सही है कि नहीं है? अब हो गया आपका सवाल कि देखिए 0.25% बराबर है आपका 6 रुपए के। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखो ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा आपका 25। तो देखो 1% बराबर हो जाएगा 25 दूने 50 और 25 चौका 100। तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका? 2400 रुपए। तो मूलधन कितना हो गया आपका? 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर आपकी बी हो जाएगा। याद आया? ध्यान करिए, मैं आपको खूब सारे प्रश्न पढ़ाया हूं, बस आपको अंतर क्या सीखना है? सीखना यह है कि जब भी हमें 2 साल की बात कहेगा तो हम दर का डबल करेंगे और उसका वर्ग उसके दशमलव के बाद में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 साल की सीआई प्राप्त हो जाएगी हमको। अगला प्रश्न है कि चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का मतलब था कि चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों से बना उपजाऊ क्षेत्र चंबल बेसिन कहलाता है। चंबल बेसिन चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों से बना उपजाऊ क्षेत्र चंबल बेसिन है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को होता है बैडलैंड। क्या कहते हैं? बैडलैंड। बैडलैंड का होता है आपकी अवनालिका। कौन सी नालिका होती है? अवनालिका। और इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? बीहड़ क्षेत्र अपन कहते हैं। ये अवनालिका कहलाती है, बीहड़ क्षेत्र कहलाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों की मात्रा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर आ जाएगी? सवाई माधोपुर में आपके सामने आ जाएगी। और हम जानते हैं कि 2 बीहड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, बीहड़ क्षेत्र का जो पठारी भाग होता है, इसका जो पठारी भाग होता है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। और 2 डांगों के बीच में, यानी 2 डांगों के बीच का जैसा 2 डांगों के बीच का जो रास्ता होता है वो कंदरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंदरा कहलाता है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार की एक योजना बनी थी 1989 में। भारत सरकार की एक योजना बनी थी 1989 में, उसका नाम था कंदरा विकास परियोजना। कंदरा विकास परियोजना या कंदरा विकास कार्यक्रम, जो 8 जिलों से संबंधित थी। कोटा जिले के 4, कोटा संभाग के 4 जिले और भरतपुर के 4। अभी भरतपुर में जिले कितने हो गए? 6, क्योंकि एक जिला हो गया डीग और एक हो गया गंगापुर सिटी। 2 नए जिले बन जाते हैं। और 2004 में एक अलग होता है डांग प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? डांग प्रोजेक्ट आता है। ये 2004 से संबंधित धारणा। तो ये अवनालिका चंबल बेसिन की जो खंड भूमि होती है, जो बैडलैंड होती है, इसी को हम उत्खात भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं, खराब भूमि कहते हैं। ये आपकी अवनालिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अवनालिकाएं कहलाती है। फिर प्रश्न बनता है कि सेम क्या है? सेम मिट्टी की एक समस्या है, इसको हम दलदली भूमि कहते हैं। दलदली भूमि कहते हैं। ये एक समस्या है जिसे हम दलदली भूमि कहते हैं। ये समस्या राजस्थान में कौन से बेसिन में आती है? घगर बेसिन का अंदर, घगर बेसिन में आती है ये धारणा। ये सेम समस्या बेसिकली आती है बड़ोपौल। बड़ोपौल की बात करें, बड़ोपौल है ये राजस्थान के कौन से जिले में आता है? हनुमानगढ़ में आता है। कौन सा था? हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, ये भी आपको जानना। और इस समस्या में जो फसल होती है वो होती है बासमती चावल। कौन सा चावल होता है? बासमती चावल, जिसे हम राइस बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइस बेल्ट कहते हैं। ये घगर बेसिन है। मैं ये बता चुका कि घगर बेसिन जब हनुमानगढ़ जिले में बहती है तो उसे नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है, वो नाली कहलाती है। घगर बेसिन जो हनुमानगढ़ में बहती है उसे नाली कहा जाता है। और नाली वाले इलाके में आपका बासमती चावल होता है जिसे हम राइस बेल्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की सेम समस्या। हम ये जानते हैं कि इस सेम समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजना बनती है? राजद योजना बनी थी।
राजात योजना जिसमें किसका सहयोग था? कनाडा का सहयोग था। इस योजना के सहायता से सपेदा, कौन सा वृक्ष आ गया? सपेदा वृक्ष। सपेदा का जो वृक्ष है उसके माध्यम से बात आती है, और इसका है जिप्सम। कौन सा जाएगा? जिप्सम। सेम समस्या का समाधान करने के लिए जिप्सम का और सपेदा का उपयोग किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। हम जानते हैं कि बासमती चावल, जो चावल की अच्छी किस्म होती है, वो आपका हनुमानगढ़ में होता है। इसीलिए हनुमानगढ़ को हम कहते हैं कौन सा कटोरा? धान का कटोरा कहते हैं। हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। हम जानते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा में आता है। चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में आता है? बांसवाड़ा में आता है, क्योंकि यहां पर आपका माही सुगंधा, कौन सा जगह? माही सुगंधा। माही सुगंधा कौन है? चावल की एक किस्म का नाम है जो कहां उत्पादित होती है? बांसवाड़ा में। कौन सी मिट्टी में? रेड लोमी मिट्टी में। रेड लोमी मिट्टी है जहां पर चावल और मक्का उत्पादन होने का कार्य होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। चादर धुलन, चादर धुलन मतलब चादरी समस्या, चादरी। और ये समस्या राजस्थान में किस वजह से? वर्षा की वजह से। किस? वर्षा। और राजस्थान में कहां होती है? सिरोही में। ये मिट्टी अपरदन की एक समस्या है। ये मिट्टी अपरदन की एक समस्या है जिसको अपन चादर समस्या कहते हैं, चादरी समस्या कहते हैं, चादर धुलन कहते हैं। यानी कि बरसात की वजह से, बारिश की वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर चली जाती है। यानी कि बरसात होने की वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे चादरी समस्या कहते हैं। और चादरी समस्या राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में होती है, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान में सर्वाधिक बरसात वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है, और वो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर होने की वजह से जैसे ही वहां पर बरसात होती है, वो मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वह चादरी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। मैं बता चुका था कि मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन की समस्या 3 टाइप से होती है। एक होती है जल अपरदन, एक होता है वायु अपरदन, एक होता है चादरी अपरदन। जल अपरदन होता है चंबल नदी की वजह से, चंबल बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद अगर आ जाता है, उसके बाद चंबल नदी की वजह से जल अपरदन होता है। वायु अपरदन होता है जल जैसलमेर में, और चादरी अपरदन होता है सिरोही में। चादरी अपरदन का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो आपकी होती है बारिश। बारिश होने की वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और जो कि चादरी समस्या होती है। तो प्रश्न बनता है कि मृदा अपरदन की कौन सी समस्या सबसे ज्यादा है? वायु अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा है। बेसिकली ध्यान सुना, अगर आपसे कहे कि मृदा अपरदन, कौन सा अपरदन? मृदा अपरदन, जिसे हम मिट्टी का स्थानांतरण कहते हैं, किसान की रेंगती हुई मिट्टी बोलते हैं, सॉरी मृत्यु बोलते हैं, इसको मिट्टी का कटाव बोलते हैं। ये मृदा अपरदन 3 टाइप से होता है। एक होता है जल अपरदन, जो कि कहां होता है? कोटा में, चंबल नदी की वजह से। दूसरा होता है वायु अपरदन, जो हवाओं की वजह से, ये कहां होता है? जैसलमेर में, क्योंकि पंखों की नगरी कौन है? जैसलमेर। एक होता है चादर अपरदन, ये कहां होता है? सिरोही में, जो कि बारिश की वजह से होता है। प्रश्न ये उठता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा अपरदन कौन सा होता है? वायु अपरदन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो अपरदन की समस्या होती है वायु अपरदन की रहती है, जो कि जैसलमेर में होता है, हवाओं की वजह से होता है। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो टीले है वो सर्वाधिक टीले कहां पर? आपके जैसलमेर से संबंधित है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में यहां पर रखनी है, ठीक है। शुष्क सैल का दीवार, शुष्क सैल। चलो तो आज सैल ही पढ़ लेते हैं। देखिए, जब सैल की बात की जाती है तो आप सबको मैंने बता रखा है, इसी सैल से बनता है कोशिका। इसी सैल का मतलब होता है बेचना। इसी सेल का मतलब होता है जो घड़ियां चलती हैं वो सेल। समझ रहे हो कि आज सेल लगी है, चलते हैं कुछ लेने, सेल बेचना। सेल मतलब कोशिका है ना। और सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है आपके कारागृह, जेल जो होती है ना, उनका मतलब भी सेल होता है। और एक सेल का मतलब जिसको आप काम में ले रहे हो, घड़ी का सेल, सेल है ये। हाँ, जिसका भी हो सेल। तो सेलों की यहां बात की जा रही है केमिस्ट्री के आधार पर। और केमिस्ट्री के आधार पर जब सेलों की बात की जाती है तो सेल के प्रकार 2। पहला प्रकार प्राथमिक। भाई पहला प्रकार को क्या बोल देंगे? प्राथमिक। अच्छा, दूसरे को क्या बोल देंगे? द्वितीयक। कौन सा प्रकार? द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी सेल। एक तो प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। अच्छा, अंतर क्या है फिर प्राइमरी और सेकेंड में? अब देखिए, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये करता है रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ये रासायनिक जो ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा को चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। और उसके बाद फुस हो जाता है। अब काम नहीं आएगा एक बार काम आने के बाद। जबकि ये क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को ही चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये फुस नहीं होता। ये कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा चार्ज कर दोगे
तो मैं वापस से ये काम कर दूंगा। तो ये विद्युत से रासायनिक में भी बन जाता है और रासायनिक से विद्युत में, यानी कि इसका प्रक्रम तो अनुत्क्रमणीय हुआ, इनरिवर्सिबल, जबकि इसका कैसा हो गया, रिवर्सिबल। तो इसके अंदर तो बैटरी, इसके अंदर सेल। घड़ी का सेल खराब हो जाता है तो चार्ज करवाने जाते हो नहीं, निकाल के फेंक देते हो। बस यही तो कौन है, प्राथमिक सेल। पूछे जाते हैं यहां से इसके एग्जाम्पल कि प्राथमिक सेल के एग्जाम्पलों में कौन कौन आता है। तो देखो इसके अगर जब एग्जाम्पल पूछे जाएं तो पहला याद रखोगे, देखो शुष्क, सूखा सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी और डेनियल, लेक्लांसी सेल और तीसरा डेनियल सेल। और साधारण सेल तो होगा ही होगा, साधारण वोल्टता वाला सेल भी इसी के अंदर आ जाता है। जबकि इसके अंदर एक सेल याद रखना है, सीसा संचायक सेल। कौन सा, सीसा संचायक सेल, बैटरी, सीसा संचायक सेल। अब सेलों की बात कर रहे हैं तो सेल ही लिख रहा हूं मैं यहाँ, है ना, बैटरी अलग शब्द हो जाता है, लेकिन बैटरी का प्रोसेस ऐसा ही होता है, सीसा संचायक सेल। हाँ हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है सेलों से संबंधित बात। अब भाई बहुत आ जाएगा, अब टेंशन ना लो। मैंने आपको एक ही दिन एक बात बोली कि मेरा काम यहाँ ज्ञान पेलना नहीं है, मेरा काम है कि मैं आपको सिर्फ वो चीज बता दूं जिससे आपके एग्जाम काम निकल जाए, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, समझ रहे हो, ज्ञानी ध्यानी नहीं बन रहा है कि भाई हम तो ना अब तो ज्ञानी बनेंगे साइंस में, सब कोई सा भी सवाल आ जाए हम तो एक भी गलत नहीं करेंगे। ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सिर्फ इतना ज्ञान लेना है जिससे हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए। चक्कर क्या होता है कि ज्ञान तो ले लोगे आप और ज्ञानी भी बन जाओगे, नो डाउट, लेकिन पेपर नहीं निकलता है फिर, वरना फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले फिर तो मास्टर सब नौकरी लग जाते, अधिकारी नहीं बन जाते सब पढ़ाने वाले। चक्कर यही तो है, एक सब्जेक्ट को अच्छा जो बन जाती है तो फिर दूसरी पढ़ने का मन नहीं करता, आपको सब पढ़ना है, इसलिए इतना पढ़ लो पेपर गलत क्वेश्चन गलत ना हो। फिर ज्ञानी आपको बनना हो ना तो एक बार नौकरी लगने के बाद फिर सब्जेक्ट पे काम करना आराम से, फिर खूब ज्ञानी बनना और खूब ज्ञान देना। अरे क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ाई तो ऐसी चीज है जीवन पर्यंत पढ़ो। नहीं पढ़ते यार, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं पढ़ते वो बात अलग है कि पढ़ाई जो है वो जीविका का साधन बना रखा है, वरना जो आदमी पढ़ाई के बावजूद भी पढ़ता है ना, अब आप जितने भी देखते हो, आप लोग लल्लन टॉप नाम का शो देखते हो, लल्लन टॉप शो आता है, एक सौरभ द्विवेदी नाम का आदमी है, उससे बात करो आप। जितने भी लोग मीडिया के अंदर काम करते हैं, जितने भी लोग संसद हैं, इनके अंदर जो उनके प्रवक्ता होते हैं उनसे बात करो, जब वो बहस करते हैं वो कब कब की बातें कब कब की निकाल के लाते हैं, 200 साल पहले ये हुआ था, 150 साल पहले, कहां से आया ज्ञान, ऐसे ही थोड़ी अरे मुर्दा, गड़े मुर्दे को खोलने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, खोदना तो पड़ता है, उसे खोदने के लिए दम तो चाहिए। वो सुधांशु नाम का है बीजेपी का प्रवक्ता, देखते हो आप उसको, हाँ देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका शुष्क सेल का क्या रहेगा, जिंक। अब देखो होता क्या है कि जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के जो कैथोड और एनोड होते हैं दो, कौन होते हैं, कैथोड और एनोड। उन कैथोड और एनोड की बात करते हैं तो आपके जिंक के द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें से, और इनके अंदर बात करें तो ग्रेफाइट के भी बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के भी बनाए जाते हैं। पेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, पेड़ की 54 होती है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या, भैंस में होती है 48 भी होती है, और दलदली जो भैंस है ना, दलदली में 48 और जलीय भैंस है, इन जलीय भैंसों में 50 पाई जाती है। इधर से ऊंट है, ऊंट में गुणसूत्र होते हैं 74, मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं ये 78 गुणसूत्र, जबकि घोड़े में पूछे तो 64 गुणसूत्र। घोड़े वाला भी थोड़ा सा ध्यान, घोड़े में 64 और सुअर में 38। वैसे इन दोनों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इतनी है नहीं, अपने इनसे प्रश्न आने नहीं ना अपने। गुणसूत्रों की संख्या तो इन्हीं में पूछे, इसमें भी अलग अलग पूछ लेना तो 2 ऊंट होते हैं, एक तो ड्रोमेडेरियस है, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 74, और बैक्टीरियंस जो होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 72 होती है। आप इन्हें की ये कह सकते हैं कि 2 कुबड़ वाले होते हैं ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 72 पाई जाती है। 1 कुबड़ वाले जो होते हैं, यानी कि जो शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं,
उनमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो आपके 72 पाई जाती है। मुर्गियों में गुणसूत्र फिक्स है 78 पाए जाएंगे, घोड़े में 64 और सुअर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बताओ रे। भेड़ी है तो भेड़ का एक जूलॉजिकल नाम भी बताओ तो। ओविस एरिस। और भेड़ से प्रश्न पूछे इसका मत चक्र। भेड़ का मत चक्र होता है 15 से लेकर 18 दिन, एग्जिट कहे तो 16.5 दिन। मध्यकाल होता है 1 से 3 दिन का। और भेड़ का जो गर्भकाल होता है ये कोई 147 दिन। वैसे गर्भकाल सबका अलग अलग होता है, एग्जिट नहीं मिले तो 147 से लेकर 150 दिन इसका गर्भकाल होता है। एक इसमें ना सर्विंग मैथुन क्रिया जो होती है, मैथुन क्रिया को कहते हैं टपिंग, जबकि प्रसव क्रिया जो होती है, प्रसव क्रिया को कहते हैं लेम्बिंग, और बच्चा जो होता है उसको कहते हैं लेम। प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ मादा को कहते हैं ईव। प्रौढ़ नर इसे कहते हैं रेम। और रेम में ना वो जो गति होती है ना शुक्राणुओं में वो सर्वाधिक पाई जाती है। शुक्राणुओं में गति अधिक रेम में पाई जाती है आप।